Hello everyone. In today's lecture, we are discussing about MCA 023 Database Management System, Block 1, the Database Management System Concept, Unit 3, the Database Manage Integrity and Normalization. इसके अंदर कुछ टॉपिक है लाइक रिलेशनल डेटाबेस इंटीग्रिटी, रिडंडेंसी एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम, सिंगल वैल्यू डिपेंडेंसी एंड सिंगल वैल्यू नॉर्मलाइजेशन। इससे पहले की वीडियोस में हम ये चार टॉपिक जो है वो कवर कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ डिकम्पोजिशन एंड रूल फॉर डेटा नॉर्मलाइजेशन। तो एक एक करके इनको स्टार्ट करते हैं। ये सब हम अपनी पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। यहाँ से शुरू होता है हमारा डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का क्या मतलब होता है कि जब भी आप किसी मीन्स आपके पास में दो टेबल दी हुई हैं, अगर उन टेबल को आप किसी तरह से लाइक कि अगर ऐसे लेट्स सपोज कि ये आपको R एक टेबल दे रखी है, आपने इससे R1 बनाया, आपने इससे R2 बनाया, मीन्स इसको डिकम्पोज कर दिया 2 में, और जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपके पास में R टेबल मिलनी चाहिए। ऐसा होना जरूरी है ताकि आप डेटा को लॉस ना करें। ठीक है, इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि एट्रीब्यूट प्रिजर्वेशन। इसमें क्या होगा कि जो भी आपका एट्रीब्यूट है, लाइक हर एक टेबल के अंदर अपना अपना एट्रीब्यूट रहेगा, तो जब आप इसका कुछ एट्रीब्यूट रहेगा, लाइक इसके अंदर क्या है A B C एट्रीब्यूट है, इसके अंदर लाइक आपके पास A भी आ गया, ठीक है, इसके अंदर आपने BC रख लिया, तो जब आप इसको लेकर आएंगे, लाइक जब इसको आप इस तरह से बनाएंगे ABC, ठीक है, ये एट्रीब्यूट लास्ट में आपके सेम आने चाहिए। ठीक है, यानी कि जब आप इसको ज्वाइन करेंगे डिकम्पोज करने के बाद में, तो ये एट्रीब्यूट आपके सेम रहेंगे। तो यहाँ से ये चीज ध्यान रखनी है कि एट्रीब्यूट प्रिजर्विंग होनी चाहिए। एट्रीब्यूट आपके मीन्स आप जब उसको हटाओ तो वो क्या रहे, मीन्स कि यहाँ पे जब हमने दो टेबल्स लिया, एक R टेबल थी, ठीक है, इसको R1 और R2 में डिकम्पोज किया, उसके बाद में जो नई टेबल बनाई वो क्या है हमारी, एक ऐसी टेबल आएगी जिसके अंदर वही सारे एट्रीब्यूट होंगे जो यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे, जो हमारी रियल टेबल रहेगी। तो ये थे हमारा एट्रीब्यूट प्रिजर्विंग। उसके बाद हमारे पास आता है लॉसलेस डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से क्लियर करते हैं। लॉसलेस डिकम्पोजिशन होता क्या है, ठीक है, एट्रीब्यूट का ध्यान रखना यही है कि एट्रीब्यूट जो होता है एट्रीब्यूट, ठीक है, यानी कि जो कॉलम रहता है वहां पे जो वैल्यू रहेगी, मीन्स जब भी आप जब डिकम्पोजिशन करेंगे यानी कि स्प्लिट करेंगे, जब दो टेबल में एक टेबल को, उसके बाद जब आप नई टेबल बनाएंगे तो उसके अंदर आपका जो एट्रीब्यूट है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, सारे वही एट्रीब्यूट आने चाहिए, डिफरेंट कुछ और एक्स्ट्रा मत ऐड कर लेना। अब उसके बाद है लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है कि मतलब जब भी आप इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर देखो ये हमारा रिलेशन है एनरोल, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कुछ अदर एट्रीब्यूट है लाइक ST नंबर, C नंबर, डेट इनरोलमेंट, रूम नंबर और इंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब इसके अंदर जो देखने वाली बात ये है कि जब आपको ये टेबल दी, ठीक है, इस टेबल के अंदर आपको कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब इसके बाद में यहाँ से जब आपने इसको डिकम्पोज किया, लाइक कि हमने जब डिकम्पोज किया तो हमारे पास में दो टेबल बन रही है, एक इनरोलमेंट नंबर 1 बन रही है और एक इनरोल 2 बन रही है। ठीक है, इनरोल 1 और इनरोल 2। इसके अंदर जब आप डेटा को देखेंगे तो डेटा किसके बेसिस पे, क्योंकि कुछ और तो कॉमन है ही नहीं, यहाँ पर ST नंबर है, यहाँ पर हमने सीरियल नंबर लिखा, यहाँ पर हमने डेट इनरोलमेंट लिखा, डेट इनरोलमेंट, रोल नंबर और इंस्ट्रक्टर। जब आप इनको कंबाइन करने की कोशिश करोगे तो कैसे कंबाइन कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि जब हम कंबाइन करेंगे तो डेटा जो है वो कंबाइन कैसे होगा, जो सेम एट्रीब्यूट रहेंगे उसके ऊपर कंबाइन होगा। लेकिन यहाँ पर सेम एट्रीब्यूट क्या है, डेट इनरोल जो है वो हमारा सेम एट्रीब्यूट है इसके अंदर। तो उससे जब आप इसको कंबाइन करने की कोशिश करोगे तो आपका आंसर जो है वो गलत आएगा, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो ठीक नहीं आएगा। कैसे, क्योंकि देखो जब आपका ये 26 2004 है, 26 2004 है, एक बार डेटा इसके लिए ये वाला पूरा आ जाएगा, ठीक है, ऊपर से वाली इंफॉर्मेशन आ जाएगी, तो पहले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब आप सेकेंड वाले का डेटा इंसर्ट करोगे तो 2664, अब यहाँ पर जो 26 9 और 2004 है, डेटा सेम है, पर जब इसकी एंट्री करोगे तो 2 अनुराग शर्मा आएगा, पहली ये बन गई। सेकेंड जब बनाओगे तो एक ये डेटा रहेगा 1123 MCA 013 12 26 9 2004, और दूसरा डेटा आएगा 26 9 2003 1 और प्रीति आनंद। ठीक है, इसका डेटा आ गया। उसके बाद दोबारा से ये टेबल बनेगी, कैसे
1259 MCS 011 269 2003। और उसके बाद में देखो डेट यहाँ पर भी सेम है, इन दोनों की वजह से, क्योंकि यहाँ पर आपको जो डेट है देखो कॉमन दिख रही है दोनों में, तो इसकी वजह से आपके पास में ना 4 जो टपल होंगे ना वो एक्स्ट्रा आ जाएंगी, ठीक है। तो वो हमारा क्या होगा, लॉसलेस डिकम्पोजिशन होगा, जिसकी वजह से हम डेटा को लॉस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो एक्चुअली हमें ठीक नहीं मिलेगा, जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें मिलनी चाहिए थी वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाएगी उस चीज की वजह से, जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि ये कैसा है, लॉसी डिकम्पोजिशन है, ठीक है। तो इस तरह से नहीं बनाना है, जो एट्रीब्यूट रखना है वो आपको की वैल्यू रखनी है ताकि वो यूनिक रहे, लेकिन यहाँ पर तो ये जो वैल्यू है वो यूनिक नहीं है, ये मिसमैच हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे एट्रीब्यूट डिफरेंट डिफरेंट आ जाएंगे और भी हमें मिल जाएंगे, मीन्स हमारे जो टपल की वैल्यू वो बढ़ जाएगी। तो अगर आप ये फाइंड आउट करना चाहते हो कि प्रीति आनंद से यहाँ पर 2 स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, अगर हम रियल वाले डेटा में देखें, तो अगर जब आप इसको कंबाइन करोगे तो वहां पर आपके पास में 4 या 3 स्टूडेंट आ जाएंगे जो प्रीति आनंद वाले होंगे, ठीक है, जो जिनके इंस्ट्रक्टर का नेम प्रीति आनंद होगा, ठीक है। तो यहाँ से जब हम डिकम्पोजिशन को देख रहे हैं तो डिकम्पोजिशन हमेशा कैसी होनी चाहिए, लॉसलेस डिकम्पोजिशन होना चाहिए, लॉसलेस ज्वाइन, यानी कि जब आप इस पर्टिकुलर टेबल को या फिर जो रिलेशन है उसको डिकम्पोज करो, एंड देन जब हम उसको दोबारा से ज्वाइन करेंगे तो हमारा डेटा कैसा आना चाहिए, यूनिक निकल कर आना चाहिए, जैसे हमारा रिलेशन पहले था, ठीक है। जैसे आप इसको ये ऐसे समझ सकते हैं, आर हमारी पहले रिलेशन है, इसको R1 में कंबाइन किया, फिर R2 में स्प्लिट किया, मीन्स दोनों को हटाया, उसके बाद में जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपके पास में R ही आना चाहिए, कुछ और अलग से एट्रीब्यूट नहीं आने चाहिए, अदरवाइज आप उसको क्लियरिफाई नहीं कर पाओगे कि क्या एक्चुअली में आपका जो पर्टिकुलर टेबल है वो किस चीज के बारे में था, ठीक है। उसके बाद में हमारा थर्ड है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग मतलब क्या, कि जैसे आपकी डिपेंडेंसी होती है, जो मीन्स हमारे इसमें जो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है उसमें ये है कि जब भी जैसे डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, इनटू थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो होती है वो कैसी होती है, लॉसलेस होती है, एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, डिपेंडेंसी को भी प्रिजर्व करती है, और वो डिकम्पोजिशन कैसी होती है, अगर आप डिकम्पोजिशन कर रहे हो इनटू 3NF में तो वो कैसी रहती है, डिकम्पोजिशन लॉसलेस एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग रहती है। वेयर एज अ डिकम्पोजिशन इनटू 3NF, जब आप 3NF में करते हो तो वहां पर आपको पूरी गारंटी नहीं मिलती है, पर ये कहते हैं कि जो हमारी BCNF में जब आप उसको डिकम्पोज करोगे इज लॉसलेस, बट लॉसलेस तो रहेगी, ठीक है, बट मे और मे नॉट बी डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, हो सकता है कि वो डिपेंडेंसी को प्रिजर्व करे, हो सकता है कि वो डिपेंडेंसी को प्रिजर्व ना करे, ठीक है। तो इसको अगर हम डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो हम पढ़ेंगे इसको अपने यूनिट 3 में, ब्लॉक 2 की यूनिट 3 में इसके बारे में डिटेल नॉलेज दी गई है, ठीक है। अभी थोड़ा सा हमें अच्छे से क्लियरिफाई नहीं होगा, इसको हम आगे और भी अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हमारा आता है रूल्स ऑफ डेटा नॉर्मलाइजेशन। तो ये हमारे पास में कुछ, एक मिनट, शायद मैं कुछ भूल गई, इससे पहले भी है कुछ, एक चीज और रह गई, दैट इज लैक ऑफ रिडंडेंसी। देखो रिडंडेंसी को हम क्या करते हैं, हमेशा जो भी हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होती है उसमें से रिडंडेंसी को हटाना चाहते हैं, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में से भी, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में से भी, और जितने भी थर्ड BCNF, तो इन सब में से हम डिपेंडेंसी को मेनली क्या है, क्योंकि ये हर एक चीज का रूट कॉज होता है, जितनी भी हमारी एनोमलीज होती हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि डिपेंडेंसी को हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार जो डिपेंडेंसी है वो हमारे डेटा को जब हम उसका डिकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है, तो उसमें कई बार हेल्पफुल होती है, ठीक है, जब डेटा को रिकवर करना चाहते हैं तो रिडंडेंसी कई बार हमें काम भी आ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, लेक ऑफ रिडंडेंसी, कि कई बार जो कंट्रोल ऑफ रिडंडेंसी है, ठीक है, कभी कभी जो है उसकी जरूरत पड़ जाती है डेटाबेस सिस्टम को रिकवर करने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ डिकम्पोजिशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रूल्स ऑफ डेटा नॉर्मलाइजेशन। तो रूल्स जो होते हैं डेटा को नॉर्मलाइजेशन के लिए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता है जो भी आपके रिपीटिंग ग्रुप होते हैं उनको, फिर एलिमिनेट करना पड़ता है रिडंडेंट डेटा को, एंड देन एलिमिनेट करना पड़ता है कॉलम नॉट डिपेंडेंट ऑन की, ठीक है, जो भी कॉलम है डिपेंडेंट नहीं है की के ऊपर उसको आपको हटाना पड़ता है, ठीक है। आइसोलेट करना पड़ता है डिपेंडेंट
डिपेंडेंट मल्टीपल रिलेशन को, और उसके बाद आइसोलेट करना पड़ता है सिमेंटिकल रिलेटेड मल्टीपल रिलेशन को। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे ओके, ये यहाँ पर इसकी हेडिंग ये नहीं है, ठीक है, इसकी हेडिंग हमारी एक मिनट रूल्स ऑफ डेटा नॉर्मलाइजेशन ही है, ठीक है, तो वो गलती से आ गया, स्लाइड में रह गया। अब लेट्स एक एग्जांपल देख रहे हैं, दिस स्टेप ऑफ नॉर्मलाइजेशन थ्रू एन एग्जांपल, ठीक है, आपको नॉर्मलाइजेशन करना है एक एग्जांपल के साथ में। तो ये आपको एक टेबल दे रखी है, तो सबसे पहला चीज क्या होता है कि आपको एलिमिनेट करना है रिपीटिंग ग्रुप। रिपीटिंग ग्रुप यानी कि इसके अंदर देखो, रिपीटिंग ग्रुप का मतलब क्या कि यहाँ पर देखो आपके पास में क्या क्या डेटा है जो बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे ओरेकल है, एक बार आया, लेकिन एक्सेस जो है वो एक बार आया, फॉक्स प्रो जो है वो एक बार आया। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा DB2 और ओरेकल, ये एक ही ग्रुप में, मीन्स ग्रुप बनाकर एक ही जगह पे बैठे हैं। तो हमें इनको क्या करना है, अलग अलग करना है। तो अलग अलग करने के लिए क्या करेंगे, एम्प्लॉय रिलेशन बनाया और डेटाबेस रिलेशन बनाया, ठीक है। एम्प्लॉय रिलेशन के अंदर हमने डाला एम्प्लॉय ID और एम्प्लॉय नेम, ठीक है, इसकी इन्फॉर्मेशन डाल दी ताकि यहाँ पर ज्यादा मतलब इधर उधर की इंफॉर्मेशन ना आए, मतलब ज्यादा डेटा की रिडंडेंट मीन जो रिपीटेशन हो वो ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट आ गया, ठीक है, उसके बाद में सेकंड आ गया और एक्सेस आ गया, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और एक्सेस, ठीक है। यहाँ पर हमने मतलब वैसे लगा दिया अरेंज करके, ठीक है, डेटाबेस के नेम के साथ में कि पहले ए वाले आए, फिर डी आए, फिर एफ आए, फिर ओ आए, ठीक है, ABCD से अरेंज कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर आया DID, डिपार्टमेंट ID हमने न्यू ले लिया। उसके बाद ये 4 आ गया, फिर 3 एंड 3, फिर 4 1 एंड 4 4। अब यहाँ पर देखो ओरेकल हमारे पास में 2 बार था, तो ओरेकल एक बार फर्स्ट में है तो ओरेकल फर्स्ट में भी लिख दिया, ओरेकल फोर्थ में भी है तो ओरेकल फोर्थ में भी लिख दिया एम्प्लॉय ID के साथ में, ठीक है, जिसकी वजह से डेटा बार बार रिपीट नहीं हुआ, अदरवाइज हमें यहाँ पर 2 बार लिखना पड़ता, ठीक है, तो डेटा ये वाला भी रिपीट हो जाता है, इसीलिए हमने क्या किया, इसके लिए अलग अलग रिलेशन बना दिए, ठीक है। तो पहली चीज हमने कर दी। अब ये जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ LOC है, इसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे जब हम स्टेप 3 कर रहे होंगे उस टाइम पे, ठीक है। तो अभी तक आपको सिर्फ इतना देखना है इन्फॉर्मेशन, उसके बेसिस पे हमने फर्स्ट जो हमारा स्टेप था वो कंप्लीट कर दिया कि हमें क्या करना था, इसके अंदर जो भी ग्रुप में अगर कोई डेटा आ रहा है तो उसको हमें एक्सप्लिट करना है, अलग अलग करना है, वो हमने कर दिया। सेकेंड हमारे पास क्या करना है, हमें एलिमिनेट करना है रिडंडेंट डेटा को, ठीक है, जो भी आपका रिडंडेंट डेटा है उसको आपको एलिमिनेट करना है। जैसे अब यहाँ पर देखो क्या है आपके पास में रिडंडेंट डेटा, ये गुरप्रीत आ गया, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास 2 रिलेशन बने थे। अब आप इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन कर रहे हो, देखो ये चीज सेम रहेगी क्योंकि इसके अंदर कुछ भी रिडंडेंट नहीं है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है। यहाँ पर देखो ओरेकल 2 बार आ रहा था, इस इन्फॉर्मेशन के अंदर ओरेकल 2 बार आ रहा था ओरेकल, ठीक है, तो ओरेकल को हमने क्या किया, एक जगह लिख दिया 1 2 3 4, उसके बाद एक्सेस DB2 फॉक्स प्रो और ओरेकल, ठीक है, ये रिडंडेंट डेटा था, 2 बार आ रही थी इसकी इन्फॉर्मेशन तो एक बार कर दी। उसके बाद एम्प्लॉय ID और DID हमने इसको अलग अलग लिख दिया, ठीक है, इसको अलग कर दिया क्योंकि ये जो हमारा ओरेकल था 2 बार रिपीट हो रहा था, तो एलिमिनेट कर दिया हमने रिडंडेंट डेटा को। अब उसके बाद में क्या करेंगे, हम एलिमिनेट कर रहे हैं कॉलम नॉट डिपेंडेंट ऑन की, जो भी कॉलम ऐसे हैं जो की के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है उनको एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एम्प्लॉय रिलेशन, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नम, ये जो हमारा फर्स्ट वाला है और थर्ड वाला आपको दिख रहा है, इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं है, बची नहीं है। तो इसके अंदर हमने एक नई टेबल ली है जिसके अंदर हमने लिया एम्प्लॉय रिलेशन, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट LOC, ठीक है, यहाँ पर हमने जो रखा हुआ था उसको यहाँ पर यूज किया है। अब यहाँ पर देखो कि जो इन्फॉर्मेशन है डिपार्टमेंट और उसके बाद डिपार्टमेंट LOC N न्यू दिल्ली, फिर फैजल खान न्यू दिल्ली, फिर आगरा एंड मुंबई, तो इस तरह से हमने इस इंफॉर्मेशन को फिल कर लिया, ठीक है, एलिमिनेट कर देंगे उन इन्फॉर्मेशन को जो की पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में जब देखो यहाँ पे हमारी जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी, एम्प्लॉय लिस्ट, एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर ये इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर जो ये डेटा आपने देखा डिपार्टमेंट ऑफ LOC, तो यहाँ पर डेटा रिपीट हो रहा है कि N दिल्ली एंड दिल्ली, ठीक है, और ये मीन्स किसी चीज पर डिपेंडेंट भी नहीं है, तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पर N दिल्ली एक बार लिख देंगे, ए की जगह भी एक बार लिखेंगे कि जो डिपार्टमेंट है A वो कहाँ पर है, डिपार्टमेंट लोकेटेड कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। फिर सेकेंड डिपार्टमेंट, फिर उसका डिपार्टमेंट B
और उसका लोकेशन कहाँ है वो लिख दिया। फिर डिपार्टमेंट ID 3, डिपार्टमेंट का नेम C हो गया। फिर डिपार्टमेंट लोकेटेड कहाँ है, मुंबई में। तो इस तरह से हमने क्या किया, अपनी एक डिकम्पोज जो पूरी नॉर्मल फॉर्म थी उनको अप्लाई किया और उसके बाद में उसको एक टेबल में रिप्लेस किया कि किस तरह से उसकी टेबल्स बनेगी जिससे हमारा डेटा भी लॉस ना हो और इन्फॉर्मेशन भी हमें ठीक से मिल सके। ठीक है, बहुत सारा डेटा देखो, आप देख रहे हो कि यहाँ पर कलेक्शन में नहीं है। ठीक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मीन्स कलेक्टेड नहीं है कि यहाँ पर बहुत कुछ रिपीट हो रहा हो या कुछ ऐसा नहीं है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी सेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।